नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के 2.2 यूनिट्स की। टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स दिए। यहाँ हम टेलर के दिए हुए प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि टेलर कौन थे। ठीक है, तो टेलर थे, इनका पूरा नाम था, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, फ्रेडरिक विल्सन टेलर। ठीक है, FW टेलर भी इनको बोलते हैं। क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए, वो दिए आपके फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने। ठीक है, और इन्होंने किस बात को ध्यान देकर ये प्रिंसिपल बनाए उस बात पे भी थोड़ा फोकस करें। इन्होंने कहा कि जब भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो वेस्टेज को कम कर दो, एलिमिनेट कर दो, ताकि आपकी जो मिनिमम हो जाए कॉस्ट और प्रोडक्शन हो जाए ज्यादा। ठीक है, और इसके जो टाइम पीरियड था वो कई बार पूछ लिया जाता है। ये देखिए 1878 में एक मामूली से वर्कर के रूप में इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जो USA में थी, जिसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी। आप जो प्रैक्टिकल देते हो वहां भी इसके प्रिंसिपल्स लिखते हो, और कई बार वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यहाँ तक कि MCQs में भी आ जाता है कि जब इन्होंने पहली बार जो कंपनी ज्वाइन की थी वो कहाँ पे थी, तो वो कहाँ पे थी, USA में। ठीक है, अमेरिका में, और कंपनी का नाम क्या था, मिडवेल स्टील कंपनी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 6 इयर्स काम किया, और ये जब गए थे तो एक ऑर्डिनरी लेबर ही थे, साधारण एक वर्कर के रूप में गए थे। फिर धीरे धीरे ये एक चीफ इंजीनियर बन गए 6 साल में। ठीक है, 6 साल में इन्होंने कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया और अपने तरक्की की और अपना प्रमोशन किया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि इन्होंने 1901 में फिर जो दूसरी कंपनी ज्वाइन की वो थी आपकी बेथलेम स्टील वर्क। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। 1903 में इनको लगा कि मैं लोगों को एक काउंसलर की तरह, कंसल्टेंट की तरह एक सलाह मशवरा दूंगा कि किस तरह से कंपनी में प्रिंसिपल्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने 1903 में स्टार्ट करा था ये सर्विस का काम देना। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे, देखिए हर कोई तरक्की करना चाहता है, इन्होंने अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए रिसर्च पेपर बनाए, जिसका टाइटल इन्होंने क्या दिया, शॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि शॉप मैनेजमेंट क्या है। ये सिर्फ टेलर के पब्लिश किए हुए रिसर्च पेपर हैं जिनका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट। आगे 1911 में इन्होंने एक बुक ही पब्लिश कर डाली जिसका नाम था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ध्यान दे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में, ये डाइड हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, तो ये थी टेलर की स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, इनके बारे में 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए थे उनके बारे में। चलिए बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। देखिए, डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स के द्वारा दी जाती है। ठीक है, वहां पे डेफिनेशन आपको दी जाएगी एग्जाम में, और आपसे MCQs के रूप में उनके ऑथर्स के नाम पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूज ना हो। कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं उनको अभी हाईलाइट कर दूंगी, आपके सामने समझा दूंगी, तो डेफिनेशन को अच्छे से याद करें। ठीक है, देखिए डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहली डेफिनेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि FW टेलर ने दी है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, बेटा मैंने ना मैनेजमेंट को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, तो ये आगे जितना भी आपको यहाँ पे ये दिखाई दे तो ये मैनेजमेंट है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक कला है ये जानने की कि व्हाट डू यू वांट। तो ये कीवर्ड है, आप ये देख लेना जहां ये है कि व्हाट डू यू वांट, कि क्या चाहता है एक मैन, क्या चाहता है, किस तरह से काम करना चाहता है, फिर ये देखना कि वो काम बेस्ट और चीपेस्ट वे में हुआ है या नहीं। तो कीवर्ड यही है, चीपेस्ट एंड बेस्ट, कि जो आपने काम किया है वो सस्ती से सस्ती कॉस्ट पे हो। ठीक है, और बेस्ट वे में हो, यानी अच्छे से हो। तो FW टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए, जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उन्होंने कहा कि आप मैनेजमेंट तो करो,
लेकिन थोड़ा साइंटिफिक वे में करो, उसको साइंस के थ्रू करो, ठीक है। तो जब भी साइंस की बात आए FW टेलर। और दूसरा ये देखना कि उन्होंने ये कहा कि एक कला है, एक्ट माना है, और कैसे कि आप जो काम करना चाहते हो उसे करो और फिर ये देखो कि जो आपने काम किया है वो अच्छे से हुआ है या नहीं, कम लागत पे हुआ है या नहीं, सस्ती दर पे हुआ है या नहीं। आई होप आपको टेलर की डेफिनेशन याद होगी। लेकिन पीटर एफ ड्रकर आए, ठीक है, उन्होंने थोड़ा अलग रूप में इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक स्टडी ऑफ वर्क किया, उन्होंने कहा एनालाइज, एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, एनालाइज ऑफ वर्क इनटू द सिंपलेस्ट एलिमेंट्स एंड सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट्स। उन्होंने ये कहा कि काम को मैं छोटे छोटे रूप में विश्लेषण कर देता हूँ, मैं बांट देता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि हर वर्कर को जिसमें वो परफेक्ट है उसी का काम दिया जाए, ताकि वो इफिशिएंसी यानी कि कम कॉस्ट में वो अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक्सपर्ट जब काम करता है तो वो कम लागत में और कम समय में काम को कर देता है। तो इन्होंने यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे सिंपलेस्ट एलिमेंट्स देखोगे, ठीक है, या फिर आप एनालाइज ऑफ वर्क देखोगे, ठीक है, दो कीवर्ड है, आप पीटर ड्रकर लगा देना। और जब भी आप, एक तो आप बेस्ट एंड चीपेस्ट पे देखोगे, ठीक है, बेस्ट एंड चीपेस्ट पे, तो आप FW टेलर लगा देना, ठीक है। MCQs है, वहां पे आपको ये डेफिनेशन दी जाएंगी, आप इसी तरह से वहां पे ट्रिकी काम कर लेना। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं। फीचर्स बेटा होती है विशेषताएं। जब भी बात आएगी विशेषताओं की, कि जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जो आपका प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसकी क्या विशेषताएं हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या नेचर है, तो उनकी 5 हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे पेपर में आती है। तो उन्हें मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। पहला पॉइंट कहता है सिस्टमैटिक अप्रोच। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक है, यानी एक सीरीज वाइज काम होता है, एक वे में काम होता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। एक व्यवस्थित रूप से काम होता है, यानी है कि आधा ये कर दिया स्टार्टिंग का काम, आधा लास्ट का काम कर दिया, नहीं, एक सिस्टमैटिक वे में और साइंटिफिक वे में, यानी वैज्ञानिक तरीके से काम होता है, ठीक है। एक सीक्वेंस में काम को किया जाता है ताकि कम लागत आए और कम समय लगे, ठीक है। आगे वो कहते हैं ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंजेस। देखिए, जब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं आया तो जो आपका ओनर है वो चाहता है कि मैं जितना भी प्रोडक्शन करूं सारा का सारा प्रॉफिट खुद रख लूं, और एम्प्लॉय जो आपके कर्मचारी वो ये कहते हैं कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो सारा प्रॉफिट ओनर ही क्यों रखे, थोड़ा बहुत हमें भी देना चाहिए, हमारे भी लाभों में हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। दोनों में झगड़े होते हैं जिसकी वजह से हड़तालें, तालाबंदी होती है। लेकिन जब से ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, दोनों की सोच को बदला गया। उन्हें ये बताया जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है, उनकी सोच को बदला जाता है कि आप सिर्फ कंपनी में प्रॉफिट के लिए ही काम नहीं कर रहे हो, आप क्वालिटी देने के लिए भी काम कर रहे हो। तो अपना फोकस प्रॉफिट से हटा के थोड़ा क्वालिटी भी दो, जैसे ही क्वालिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं ताकि अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन को बनाया जाए। थर्ड पॉइंट आपका कहता है डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये कहता है कि जो पुराने जमाने के तरीके थे जिनसे आप प्रोडक्शन करते थे उन्हें हटाया जाए और नए तरीकों को अपनाया जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक और इनोवेटिव नए नए आइडियाज के थ्रू काम किया जाए, जिससे कि कॉस्ट भी कम हो जाए और कम जो काम है कम टाइम में हो और अच्छे से हो जाए। आगे कहता है आपका रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल। देखिए, जो आपने रूल बनाए हैं, रूल तो जरूरी है बनाने बिजनेस में, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, लेकिन साइंटिफिक वे ये कहता है कि आप ये भी देखें क्या वो रूलों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, जो नियम आपने बना दिए हैं क्या उनका अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं, ताकि काम स्मूथली चलता रहे और डिसिप्लिन बना रहे। लास्ट पॉइंट है बेटा आपका इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स जो होते हैं आपके, उनकी इफिशियंसी होती है कि काम करने का तरीका, ठीक है, इस तरह से वो काम को करे कि मशीनों को कम तोड़ फोड़ करे और टाइम भी कम ले काम करने में और प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का
करें और कॉस्ट भी कम लगाएं। ठीक है, इनके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। और टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनको हम आगे बताएंगे। जैसे उन्होंने टाइम मोशन, स्टडी मोशन, ठीक है, ये सब बताया हुआ है, तो ये अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियर हो गए होंगे। 5 पॉइंट्स है, आपको यही लिखने हैं एग्जाम में, इनफ है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फीचर्स की जब भी बात आएगी आप ये 5 पॉइंट्स ही डिस्क्राइब वहां पे कर दें। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 4 टाइप्स के होते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं बेटा आपके सिद्धांत, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये आपकी तकनीकें हैं जो वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए दी गई हैं। देखिए, दोनों ही चीजें टेलर ने दी हैं, इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई बार केस स्टडी में या एमसीक्यूज में या फिर क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये पूछी होती है प्रिंसिपल्स, और बच्चे क्या देते हैं, टेक्निक वहां पर रिप्लाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी उठ के बन जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कितने, तो सिर्फ 4 है, और टेक्निक कितनी है, तो टेक्निक 9 है। इनके भी सब पार्ट्स हैं और इनको आगे अच्छे से मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिद्धांत। आपके मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो फर्स्ट क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या कहता है कि आपको अपनी सोच को बदलना है, आपको अपने पुराने जो काम के तरीके हैं, जो पुराने ढंग हैं, उनको बदलना है और नए तरीकों को, नई तकनीक को अपनाना है। यही कहता है कि अब आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जो पुराने तरीके चलते आ रहे थे उन्हीं को घसीटते रहो, नहीं, अब आपको जो जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं उनको अपनाओ। ठीक है, एक तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो माइंड में बिठा देना, ताकि ये याद रहे कि अब आपको अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप पढ़े लिखे हो गए, साइन कर सकते हो। ठीक है, यानी जैसे पुराने जमाने में लोग अंगूठा लगाते थे क्योंकि उन्हें साइन नहीं करना आता था, वैसे ही पुराने जमाने में कुछ और तरीके थे काम करने के, अब आपको वही थोड़ी ना रिपीट करनी, अब नए आगे लेटेस्ट तो टेक्नोलॉजी है तो उनके अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर, तो सेकंड है बेटा आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी का मतलब होता है यूनिटी, मैत्री, एकता। ठीक है, वो ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का माहौल बना के रखना है, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है, जो आपका ऑनर है, मालिक, और जो आपका नीचे लेवल का वर्कर है, उन दोनों के बीच में आपसी सहमति हो जाए। उसके लिए आपको मेंटल रेवोल्यूशन पे काम करना होता है। मानसिक क्रांति ये कहती है कि दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त समझे और एक दूसरे को सहयोग दें, ताकि आपसी झगड़े, हड़ताल, तालाबंदी ये सब दूर हो जाए और प्रोडक्शन बढ़ता रहे। ठीक है, क्योंकि सभी को एक साथ चलना है। तो ये थर्ड पॉइंट भी यही कहता है, मिलता जुलता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। आप अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, सभी के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जब आपके अंदर एक टीम भावना आ जाएगी, सहयोग आ जाएगा, आपको पता है कि आपकी सभी के जो इंटरेस्ट है, कनेक्शन है, कि अगर आपका बिजनेस, आप सभी मिलके अपने बिजनेस को ग्रो कराओगे तो प्रॉफिट आएगा, तो सभी के लिए आएगा। तो इस तरह से कोऑपरेशन के साथ आपको बिजनेस में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। देखिए, वहां पे इस तरह से काम कराया जाए ताकि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो, ईच एंड एवरी पर्सन, एंड ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि जो भी काम कर रहा है उसको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कम समय में, कम लागत पर काम कर ले और वो अपने काम में माहिर हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, और उसको प्रमोशन भी मिलता रहे ताकि उसकी तरक्की हो जाए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी, अगर आप याद रख सकते तो SHCD। ठीक है, HSCD क्या है? S है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, H है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थोड़ा सा पेपर में ना इजी रहेगा याद करने। C है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन,
एंड डी है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट किसका करोगे, ईच एंड एवरी वर्कर्स। ठीक है, तो इतना भी पॉइंट लिखे आओगे तो भी आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये थे प्रिंसिपल्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और ये है टेक्निक्स। टेक्निक्स की मैंने एक ट्रिक बताई है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने बनाई है डबल एफ, डबल एस, ट्रिपल एन, टीडी। तो ये डबल एफ इस तरह से है, जैसे एफ से फंक्शनल हो गया, दूसरे एफ से फैटिग स्टडी हो गया, क्लियर। एस से क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, दूसरे एस से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हो गया, एम से क्या हो गया, मोशन हो गया, ठीक है, मेंटल रेगुलेशन हो गया, इस तरह से। और एक और है मेथड स्टडी, एम से ये हो गए। आगे क्या बचा, टी, टी से क्या, टाइम स्टडी, और डी से क्या है, डिफरेंशिएट वेजेस सिस्टम या डिफरेंशिएट पीस रेट। ठीक है, आई होप आपको ये टेक्निक याद होगी। इस तरीके से ना आप वहां पे पॉइंट नहीं भूलोगे, इनको मिक्स नहीं करोगे। ठीक है, तो आपके ये 9 चीजें हैं जो मैंने टेक्निक्स है। अब इनको हम आगे चल के डिस्क्राइब करते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में आएंगी। जो मैंने अभी आपको 9 टेक्निक्स बताई है ना, अब उनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक आपकी कौन सी है, फंक्शंस ऑफ फोरमैनशिप। तो ये किसने दी थी, FW टेलर ने। और उन्होंने क्या कहा था इसमें, उन्होंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर दिया कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसमें बंदे को, उस पर्सन को, वर्कर को एक्सपर्ट बना दो। तो उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट रखा और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखा। उन्होंने कहा जब आप काम करा रहे हो तो प्लानिंग के लिए, जो प्लानिंग क्या होते हैं, जो सोचते हैं काम कर कैसे किया जाए, कब किया जाए, ठीक है, तो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ये सारा काम जिसके बारे में आप सिर्फ प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। फिर उस काम को जो करेगा वो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें भी आपको 4 बंदे दिए और यहाँ भी 4 पर्सन दिए, और ये 4 पर्सन आगे काम किसको बता रहे हैं, वर्कर्स को। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी, वो भी काम किससे कराएंगे, वर्कर से। यानी वर्कर तो इनमें कॉमन ही है। तो देखिए प्लानिंग में चलते हैं, सोचने का काम कैसे करा जाएगा। तो यहाँ पे 4 लोग बिठाए, पहला रूट क्लर्क, सेकंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और फोर्थ है आपका डिसिप्लिन ऑफिसर। अगर ऐसे याद ना रहे तो आप ट्रिक से याद कर लेना, RITD। ठीक है, R क्या कहता है, रूट क्लर्क, I क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, T क्या कहता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और D क्या कहता है, डिसिप्लिन ऑफिसर। अब जानते हैं ये होते कौन है। ठीक है, किस तरह ये वर्कर्स को काम करने के तरीके बताते हैं। ठीक है, ये मैंने जो एरो डाली है कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग तो ये करके रख देंगे, लेकिन काम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, यानी काम करना किसे है, काम तो करना वर्कर्स को ही है। तो इसीलिए मैंने ये एरो डाली है कि ये प्लान करके इन वर्कर्स से काम कराते हैं। पहला है आपका रूट क्लर्क। रूट क्लर्क ये सोचता है, इसका काम ये है कि किस मार्ग से, यानी किस तरह से काम होगा, ये एक रूट बताता है। ठीक है, काम को करने का एक तरीका प्लान करता है। तरीके में ये भी देखता है कि काम कम लागत में और कम समय में हो और ज्यादा प्रॉफिट देने वाला हो। तो ये प्लानिंग किसके द्वारा की जाएगी, रूट क्लर्क। सेकंड है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना। ठीक है, किस तरह से काम को अच्छे से किया जाए, निर्देश देना, कहाँ से माल उठाया जाए, ठीक है, और किस तरह से इस काम को टाइम पे पूरा किया जाए, ये सारे प्लानिंग का काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही करता है। ठीक है, जैसे आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बना होता है। एक पूरे टीचर्स को ये बता दिया जाता है कि ये इस टाइम पे ये टॉपिक्स कराने, ये सिलेबस वगैरह सब कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से ही आपको गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है। आगे कहता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या कर देखना है, नाम से ही पता चल रहा है टाइम। देखो बिजनेस में टाइम और कॉस्ट में बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर काम टाइम पर नहीं हुआ, मान लो कि जैसे आज दिवाली है और दिवाली पे काम नहीं हुआ, ठीक है, दिवाली तक पटाखे आपको बेचे नहीं गए, मार्केट में पहुंचा नहीं गए, पैसे दिवाली से पहले ही आ जाते। ठीक है, तो टाइम वैल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर टाइम पे नहीं प्रोडक्शन हुआ तो बाद में, दिवाली के बाद उन पटाखों की कोई वैल्यू नहीं है।
यही है। कॉस्ट भी बहुत वैल्यू करती है, ठीक है। कॉस्ट पे भी बड़ा ध्यान दिया जाता है कि कॉस्ट कम लगे, कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो कि कोई बंदा उसे खरीद ही ना पाए, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफिसर, फोर्थ ऑफिसर क्या देखता है, वो डिसिप्लिन देखता है कि काम तो हो और काम करने के साथ साथ वहां पे एक अनुशासन डिसिप्लिन भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब कुछ बिखरा हो, कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, कोई वर्कर काम ही नहीं कर रहा है। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन ऑफिसर होता है। जैसे आपके स्कूल्स में भी पीटी होते हैं, ठीक है। एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्कूल में भी चारों चीजें देखते होंगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करते होंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन में स्कूल में डिपार्टमेंट्स प्लानिंग अलग करते हैं और काम को अलग देखते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप सोच सकते हो, रट्टा नहीं मारना है आपको। तो ये सारे काम वर्कर्स को बता दिए जाते हैं, फिर करते हैं। आगे बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें भी 4 पर्सन है। पहला गैंग बॉस, सेकंड स्पीड बॉस और थर्ड है रिपेयर बॉस और फोर्थ है इंस्पेक्टर। इसकी ट्रिक है GSRI, ठीक है। G फॉर गैंग बॉस, S फॉर स्पीड बॉस, R फॉर रिपेयर बॉस और I फॉर इंस्पेक्टर। तो देखो गैंग बॉस क्या काम करता है, वो ये देखता है कि आपकी लेबर और मशीन दोनों सही जगह पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। कि वर्कर्स टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं या नहीं, मशीनें वहां पे रखी हुई है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कुछ माल ही ना हो, रॉ मटेरियल खत्म हो गया हो तो प्रोडक्शन कैसे करा जाएगा। तो ये काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गैंग बॉस देखता है। स्पीड बॉस ये देखता है कि टाइम कितनी स्पीड में हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड को मेंटेन करके रखता है। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि मैंने 8 घंटे में आज कुछ काम कराना है, 100 चेयर्स बनवानी है और 8 घंटे में मेरे वर्कर्स बैठ के ही चले जाते हैं और सिर्फ 50 चेयर्स बना जाते हैं। तो मुझे स्पीड भी तो चाहिए, तो ये स्पीड बॉस का काम है, ये देखता है, ठीक है। आगे है बेटा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या देखता है, ये देखता है कोई मशीन टूटी फूटी तो नहीं है। मान लो कोई मशीन चलने की कंडीशन में नहीं है तो काम रुक जाएगा। वर्कर तो एक्सक्यूज दे देता है, भाई मशीन नहीं चल रही, मैं क्या करूं। लेकिन लेबर की भी आपको कॉस्ट झेलनी पड़ रही है, तो काम भी आपका रुक रहा है, टाइम भी आपको देखना है, तो सफर तो आपका बिजनेस करेगा। इसलिए यहाँ पे रिपेयर बॉस पहले ही रेडी रहता है, ये देखता है कि जिसको मशीन टूटी फूटी है, जिसको रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, उसको टाइम पे रिपेयर करा देता है। इंस्पेक्टर ये देखता है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है। मान लो मैंने यहाँ चेयर्स का एग्जांपल दिया, 100 चेयर्स तो बन रही है 8 घंटे में, कहीं जो वर्कर्स हैं वो जल्दबाजी में सीधी चेयर तो नहीं बना के जा रहे, यानी उनकी क्वालिटी कम तो नहीं कर रहे। तो ये क्वालिटी पे ध्यान देता है बेटा। क्वालिटी मतलब एक स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। आपने प्रोडक्ट के आसपास IS मार्क, गैग मार्क ये सब देखे होंगे, ठीक है। ये क्या चिन्ह होते हैं कि जो आपने चीज बनाई है उसको अच्छे से जांच परीक्षण किया गया है और वो क्वालिटी मेंटेन रखती है, ठीक है। तो क्वालिटी को भी मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी अच्छी दोगे तभी वो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये बेटा सिर्फ फर्स्ट टेक्निक है आपकी फंक्शंस ऑफ फोरमैनशिप, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 4 इसके अंदर वर्कर्स होते हैं जो वर्कर से काम कराते हैं, ये प्लानिंग के डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे भी 4 पर्सन होते हैं जो कि वर्कर से काम करेंगे। भी देखो वर्कर्स ही करेंगे काम, ठीक है। जैसे देख रहे होते हैं कि काम वर्कर्स अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। तो वर्कर तो दोनों में ही कॉमन है। तो आपको ये क्लियर हो गया।